हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि जब वर और वधू की जन्म पत्रिका का मिलान किया जाता है अथवा जन्म पत्रिका के ना होने की स्थिति में भी नाम राशि से भी विचार किया जाता है। वैसे विचार के लिए तो जन्म पत्रिका अनिवार्य है, लेकिन प्राय करके बहुत लोगों के पास जन्म पत्रिका नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति होने पर नाम राशि से ही उनका विचार कर लिया जाता है। तो वर और वधू के जन्म पत्रिका के मिलान करते समय नाड़ी दोष पर विशेष विचार करना चाहिए। नाड़ी दोष किन्हें लगता है, नाड़ी दोष किन नक्षत्रों के बीच में होता है, और यदि नाड़ी दोष है तो उसका दोष कितना प्रमुखता से लगता है, कितनी मात्रा में उसका दोष लगता है। इन समस्त बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो नाड़ी दोष तो प्राय करके सभी वर्णों को लगता है। जिस प्रकार से कोई रोग होता है, कोई दोष होता है, कोई बीमारी होती है, तो समाज का कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के व्यक्तियों में रोग, दोष और बीमारियां बिना पूछे बिना बताए उपस्थित हो जाती हैं, आ जाती हैं। उसी प्रकार से नाड़ी दोष भी समाज के सभी वर्णों को समान रूप से लगता है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों को लगता है और ब्राह्मणों के अलावा नहीं लगता है, और कहते भी हैं कि नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, नाड़ी दोष केवल ब्राह्मणों को लगता है। ये गलत है। नाड़ी दोष सबको होता है। यदि हम केवल ब्राह्मणों को कहें कि नाड़ी दोष लगता है तो समाज के अन्य वर्गों के साथ अन्याय होगा, गलत होगा, और इसकी विचारधाराएं भी गलत ही बनती हैं। तो नाड़ी दोष जितना मात्रा में ब्राह्मणों को लगता है उतनी ही मात्रा में समाज के हर वर्ग को लगता है। तो नाड़ी दोष को बड़ी प्रमुखता के साथ विचार करना चाहिए। 3 प्रकार की नाड़ी मानी गई है: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। तो तीनों प्रकार की नाड़ियों का जो गुण है अलग अलग होता है। नाड़ियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। और तीनों नाड़ियों का जो गुण है, जो प्रभाव है, जो स्वभाव है, अलग अलग होता है। तो तीनों नाड़ियों को यदि क्रम से लिख ले, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी, और हम नक्षत्रों को यदि क्रम से बना लें, अश्विनी, भरणी, कृतिका। पहले नंबर पे अश्विनी, ठीक उसी के नीचे दूसरे नंबर पर भरणी और तीसरे नंबर पर कृतिका। ऐसे 3-3 नक्षत्रों का समूह बना लें और ऊपर से लिखना शुरू करें। पहले नंबर में अश्विनी नक्षत्र, दूसरे नंबर में भरणी नक्षत्र, तीसरे नंबर में कृतिका नक्षत्र। और इसी को सभ्य और अपसभ्य, जब हम कृतिका नक्षत्र तक आए तो लास्ट में फिर हम कृतिका के पश्चात रोहिणी नक्षत्र शुरू करते हुए ऊपर जाएं और फिर मृगशिरा से शुरू करते हुए नीचे तक आए। तो ऐसे ऐसे हम जो है ना, ये क्रम यदि बना लेंगे तो आदि, मध्य नाड़ी तीनों नक्षत्रों के हिसाब से निकल आएगा कौन कौन से नक्षत्र हमारे आदि नाड़ी में है, कौन कौन से नक्षत्र मध्य नाड़ी में है और कौन कौन से नक्षत्र अंत्य नाड़ी में है। 3 नक्षत्रों का क्रम निकल आएगा। आप इसको बड़ी सरलता के साथ बना भी सकते हैं, नहीं तो किसी दिन हम अपने वीडियो के माध्यम से इसको समझा भी देंगे। मौखिक रूप से हम आज बताने का प्रयास करेंगे। यदि आप इसको लिखना चाहें तो पेन और कागज में लिख भी सकते हैं। तो जो आदि नाड़ी के नक्षत्र होते हैं तो अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वस, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, ये आदि नाड़ी के नक्षत्र होते हैं। मध्य नाड़ी के जो नक्षत्र होते हैं तो भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद, ये मध्य नाड़ी के नक्षत्र होते हैं। अब बात करते हैं अंत नाड़ी के। तो अंत नाड़ी में जो नक्षत्र आते हैं वो इस प्रकार से हैं: कृतिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती। इन नक्षत्रों की अंत नाड़ी की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार से यदि हम अश्विनी से लेकर के और कृतिका तक और रोहिणी से लेकर मृगशिरा तक सीधे ऐसे क्रम पे 3-3 नक्षत्रों की श्रेणी लिख देंगे
तो हमारे तीनों नक्षत्र कौन सा नक्षत्र किस नाड़ी के अंतर्गत आता है निकल आएगा। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे नाड़ी दोष एक महादोष की संज्ञा में माना गया है। नाड़ी दोष को एक महादोष की संज्ञा में माना गया है, पर ये नक्षत्र दोषदायक तो हैं। अगर एक नाड़ी में पड़ते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे अंत नाड़ी में पड़े, चाहे मध्य नाड़ी में पड़े और चाहे आदि नाड़ी में पड़े। तो अगर एक ही नाड़ी में वर और वधू के नक्षत्र पड़ जाते हैं तो विवाह त्याज्य हो जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ और भी नक्षत्र हैं। इन्हीं नक्षत्रों में से कुछ और नक्षत्रों का जोड़ा है जो विशेषकर महादोष कारक होता है, उनको तो विशेषकर बचाना चाहिए। उन नक्षत्रों में कौन कौन से हैं? आद्य नाड़ी के अंतर्गत जिन नक्षत्रों का जोड़ा है, यदि वर और वधू का नक्षत्र अश्विनी और ज्येष्ठा है तो यह एक महादोष की श्रेणी में आता है, बिल्कुल विवाह करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। हस्त और शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद आदि नाड़ी के अंतर्गत यदि वर वधू के ये नक्षत्र आते हैं तो बिल्कुल विवाह करने की अनुमति नहीं प्रदान करना चाहिए। मध्य नाड़ी के अंतर्गत जिन नक्षत्रों का जो युग्म आता है वो इस प्रकार से है: भरणी, अनुराधा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य और पूर्वाषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। ये क्या है? मध्य नाड़ी के अंतर्गत आते हैं। अगर वर वधू का नक्षत्र दोनों इन युग्म में पड़ता है तो बिल्कुल विवाह करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। अंत नाड़ी में कृतिका और विशाखा, रोहिणी और स्वाति, मघा और रेवती, इन नक्षत्रों का जोड़ा आता है। यदि वर वधू का नक्षत्र इन नक्षत्रों में पड़ता हो और एक नाड़ी पे हो तो बिल्कुल भी विवाह करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। यह एक महादोष के अंतर्गत आता है। ऐसा कहा गया है: आदि नाड़ी बरोहंता, मध्य नाड़ी च कन्यका, अंत नाड़ी उभयोर हंता। तो ये जो नाड़ी दोष होता है ये विशेषकर त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत ही इसे महत्वपूर्ण दोष माना गया है और यदि नाड़ी दोष विद्यमान है तो इसका विचार अवश्य करना चाहिए। आदि चा वातो वहति, मध्य पित्ते थयु चा, अंते चा वहति श्लेष्मा नाड़िका त्रय लक्षणम। ये नाड़ी के लक्षण है और इसमें आगे कहा गया है कि जो आदि नाड़ी होती है, लोगों में नाड़ी दोष जो है ना, कैसे उसका दोष उत्पन्न कैसे होता है पता नहीं है। आदि नाड़ी का क्या लक्षण है, मध्य नाड़ी का क्या लक्षण है, अंत नाड़ी का क्या लक्षण है, क्या दोष उत्पन्न हो सकता है। तो जो आदि नाड़ी होती है, आदि नाड़ी वाले वो वात प्रधान होती है, वायु तत्व प्रधान होती है। तो वायु तत्व प्रधान होने के कारण इसमें चंचलता का गुण पाया जाता है। जो मध्य नाड़ी होती है यह पित्त प्रधान होती है, इसमें उष्णता का गुण पाया जाता है। और जो अंत नाड़ी होती है वह कफ प्रधान होती है, तो इसमें शीतलता का गुण पाया जाता है। तो इसलिए अगर एक ही नाड़ी दोनों की हो गई, वर और वधू की, तो एक नाड़ी होने पर वर वधू के बीच आकर्षण न होकर के विकर्षण होता है, उसको संतान में दिक्कतें होती हैं, शरीर में रोग दोष आदि उत्पन्न होते रहते हैं। किसी एक को, वर को अथवा वधू को हानि होने की संभावनाएं भी बन जाती है। इसलिए नाड़ी दोष को विशेषकर बचाना चाहिए। अब इसका परिहार क्या है हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर नाड़ी दोष दिखाई देता है तो फिर इसका परिहार क्या है, इसका उपचार क्या हो सकता है जिससे कि नाड़ी दोष से बचा जा सके, किन किन स्थितियों पे नाड़ी दोष नहीं लगता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।